गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पुनः बीए पाठ द्वितीय मध्यकालीन भारत के इतिहास का टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की नीति लेकर आए हैं। इससे पूर्व हमने अलाउद्दीन खिलजी के जीवन परिचय तथा अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत पर विजय के टॉपिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजय के बारे में चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने संपूर्ण उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त करने के पश्चात दक्षिण भारत की ओर रुख किया। अलाउद्दीन भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाई और उसको साकार किया। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के अलाउद्दीन खिलजी के कई उद्देश्य थे। ये उद्देश्य निम्न थे। पहला उद्देश्य, अलाउद्दीन खिलजी दक्षिणी भारत की अतुल धन संपत्ति से परिचित था। अतः अलाउद्दीन खिलजी को अपने सैनिक अभियान तथा प्रशासनिक खर्चे पूरे करने के लिए धन की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत पर सैनिक अभियान करने की योजना बनाई। दूसरा उद्देश्य, दक्षिण के राज्यों को अपने अधीन करने के लिए उनसे वार्षिक कर वसूल करना अति आवश्यक था। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी राज्यों को अपने अधीनस्थ बनाने के लिए उन पर राजस्व कर की वसूली लगा दी। तीसरा कारण, दक्षिण भारत के राज्यों की आपसी फूट ने भी अलाउद्दीन खिलजी को उन पर अधिकार करने के लिए प्रेरित किया। इस आंतरिक दुर्बलता का फायदा उठाते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी राज्यों को अपने अधीन करने के लिए सैनिक अभियान भेजे। चौथा उद्देश्य, अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना की स्थापना की। इस विशाल सेना को क्रियाशील बनाए रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला ऐसा शासक था जिसने बहुत बड़ी सेना, स्थायी सेना रखी। इससे पूर्व के जो शासक थे वो स्थायी सेना नहीं रखते थे। युद्ध की आवश्यकता के समय ही वो सेना एकत्रित करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी की ये जो विशाल स्थायी सेना थी, इस विशाल स्थायी सेना को क्रियाशील बनाए रखने तथा उसके खर्चे पूरे करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय को आवश्यक माना। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत के राज्यों को जीतने के लिए मलिक काफूर के नेतृत्व में 30,000 सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना भेजी। इस सेना ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर इनसे भू राजस्व वसूल किया। दक्षिण भारत के विजित राज्य निम्न प्रकार थे। पहला, देवगिरी। अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी पर आक्रमण। गुजरात के शासक कर्ण बघेल अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होकर अपनी पुत्री सहित देवगिरी में शरण ली। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर मलिक काफूर के नेतृत्व में आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी। मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण कर वहाँ के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। रामचंद्र देव ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद मलिक काफूर देवगिरी से प्राप्त अतुल धन संपत्ति लेकर तथा रामचंद्र देव को भी साथ लेकर दिल्ली लौट गया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी तथा पुरस्कार के रूप में उसे 1 लाख सोने के टके भेंट स्वरूप दिए। ये मित्रता अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए की क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को ये मालूम था कि दक्षिणी भारत के राज्यों पर जीत प्राप्त करना मुश्किल था।
अतः दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी को किसी मित्र राज्य की आवश्यकता थी। अतः उसने कूटनीति से देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को अपनी ओर मिला लिया तथा उससे मित्रतावत संबंध स्थापित किए। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने उसको ये उपाधि तथा भेंट स्वरूप 1,00,000 सोने के टके दिए। 6 महीने बाद रामचंद्र देव को वापस देवगिरी लौटने की अनुमति दे दी गई। दूसरा राज्य वारंगल की विजय। 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को वारंगल पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जनवरी 1310 में मलिक काफूर वारंगल पहुंच गया तथा दुर्ग का घेरा डाल दिया। वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने मुस्लिम सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु अंत में उसे मलिक काफूर से संधि करनी पड़ी। प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को 100 हाथी, 7,000 घोड़े और अनेक मूल्यवान वस्तुएं प्रदान की तथा भविष्य में इतना ही धन प्रतिवर्ष कर के रूप में देने का वचन दिया। इसके बाद लूट से प्राप्त हुई संपत्ति को लगभग 1,000 ऊँटों पर लादकर 1310 ईस्वी में मलिक काफूर वापस दिल्ली लौट आया। बरनी का एक कथन है कि प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को 100 हाथी, 7,000 घोड़े और अनेक मूल्यवान वस्तुएं दी तथा भविष्य में भी इतनी ही धनराशि कर के रूप में देने का वचन दिया। इस बात की पुष्टि बरनी द्वारा लिखित पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में होती है। इसके बाद है द्वार समुद्र की विजय। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 4 फरवरी 1311 को मलिक काफूर देवगिरी पहुंचा। उसने रामचंद्र देव से अस्त्र शस्त्र तथा रसद की सहायता प्राप्त की। जब मलिक काफूर द्वार समुद्र की सीमा पर पहुंचा, उस समय द्वार समुद्र का शासक वीर भल्लाल पांड्य राज्य के गृह युद्ध में वीर पांड्य की सहायता करने दक्षिण भारत की ओर गया हुआ था। अतः मलिक काफूर ने आक्रमण का समाचार सुनकर वीर भल्लाल देव शीघ्रता से अपनी राजधानी वापस लौट आया और मुस्लिम सेना से युद्ध करने में लग गया। परंतु जब उसने यह अनुभव किया कि प्रताप रुद्रदेव तथा रामचंद्र देव जैसे शक्तिशाली शासकों ने मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तो उसने भी छुटपुट युद्ध के बाद मलिक काफूर के साथ संधि करने का निश्चय कर लिया। वीर बल्लाल ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली और उसे वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। मलिक काफूर को यहाँ से भी बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त हुई। चौथा आक्रमण माबर की विजय। द्वार समुद्र की विजय के पश्चात मलिक काफूर ने पांड्य राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। इस समय पांड्य राज्य में सिंहासन प्राप्ति के लिए सुंदर पांड्य तथा वीर पांड्य नामक 2 भाइयों में संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष में वीर पांड्य विजय हुआ तथा उसने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इस पर सुंदर पांड्य ने अलाउद्दीन खिलजी से सहायता की प्रार्थना की। अतः मलिक काफूर ने पांड्य राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने पांड्य राज्य की ओर प्रस्थान किया
और पांड्य राज्य की राजधानी मदुरा पर आक्रमण कर दिया। वीर पांड्य राजधानी मदुरा से भाग गया। परिणाम स्वरूप मलिक काफूर ने पूरे पांड्य राज्य पर अधिकार कर लिया तथा उसे खूब लूटा। अनेक मंदिरों को ध्वस्त भी किया गया। पांचवा, देवगिरी पर पुनः आक्रमण। 1312 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शंकरदेव देवगिरी की गद्दी पर बैठा। उसने गद्दी पर बैठते ही दिल्ली से संबंध विच्छेद कर लिए तथा एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करने लगा। उसने अलाउद्दीन खिलजी को वार्षिक कर भेजना भी बंद कर दिया, जो कि एक स्वतंत्र शासक की पहचान होती है। अतः 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मलिक काफूर ने एक विशाल सेना लेकर देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। शंकरदेव ने मुस्लिम सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु वह युद्ध में पराजित हुआ और शंकरदेव लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी विजय की नीति परिणीत हुई। दक्षिणी नीति के कई परिणाम सामने आए। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी नीति काफ़ी सफल रही। दक्षिणी भारत के अधिकांश राज्यों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली तथा उसे वार्षिक कर भेजना स्वीकार कर लिया। दक्षिण भारत की अतुल धन संपत्ति को प्राप्त करने में अलाउद्दीन खिलजी पूर्णतः सफल रहा। दक्षिण भारत की विजय से अलाउद्दीन खिलजी की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव तथा द्वार समुद्र के शासक वीर भल्लाल ने दिल्ली में आने से सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। दक्षिण भारत के राज्यों की जनता तथा शासकों को इन आक्रमणों से अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की नीति पूर्णतः सफल रही। इसके साथ ही अगले वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति तथा बाजार नियंत्रण नीति के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।